अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से एक दूसरे को मुसलसल मुज़ाकरात के इशारे मिल रहे हैं। कभी शहरियार आफरीदी साहब को हम ये कहते सुन रहे हैं कि आर्मी चीफ और DGISI के अलावा किसी से मुज़ाकरात नहीं की जाएगी। कभी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हमें ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होंगे, सबके सामने होंगे और कोई बात पोशीदा नहीं रखी जाएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि आया ये ऊँट किस करवट बैठता है। इसके अलावा प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि मईशत को अब बिला आखिर IMF की तरफ से $1.1 अरब का टीका तो लगने जा रहा है, लेकिन उसके बाद अब देखना यह होगा क्या मईशत को $1.1 अरब की मदद से क्या वाकई मईशत की इशारे में बेहतरी आएगी या सिर्फ ये शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट्स हैं जो कि इस वक्त की हुकूमत अपनी इकोनॉमी को ब्यूटिफाई करने के लिए करना चाहती है। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ना अपनाई गई तो यकीनन मईशत में वक्ती बेहतरी तो आ जाएगी, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर बेहतरी के आसार नुमाया नहीं होंगे। और शहबाज शरीफ साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त गिरती मईशत को सहारा देना भी है। इसके अलावा प्रोग्राम के आखिर में एक और अहम पहलू की तरफ बात करेंगे कि आखिरकार अदलिया की तरफ से अब ये ठान ली गई है कि चाहे सियासी जमातें हों, चाहे हुकूमतें हों, चाहे इदारे हों, सबके और अपने दरमियान एक सुर्ख लकीर खींचनी है। क्योंकि अगर ये लकीर खींची नहीं गई तो कभी हुकूमतें मदाखलत करेंगी, कभी सियासी तौर पर इदारे मदाखलत करेंगे और कभी सियासी जमातों के ऊपर ये इल्जामात लगाए जाएंगे कि वो अदालतों के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं। तमाम टॉपिक्स का अहाता आज के प्रोग्राम में करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करने जा रहे हैं सबसे अहम तरीन चीज़ों की तरफ, और वो है पाकिस्तान की अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी मुतादिद रहनुमा बार बार इस बात का यादा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं और किस बुनियाद के ऊपर और किन लोगों के साथ हो सकते हैं। लेकिन इसी माहौल में एक शख्सियत ऐसी भी है जो कि उनको ये मशवरा दे रही है कि अगर खान साहब के हवाले से खबर नहीं आती है, मुख्तलिफ अदालतों में जो उनके केसेस चल रहे हैं, जेल में उनकी कैद है, तो फिर यकीनन पार्लियामेंट में बैठना सैर हासिल साबित नहीं हो सकता है। इसी के ऊपर बात करने के लिए वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। ना सिर्फ सरबरा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैं बल्कि पार्लियामेंटेरियन भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े इत्तेहादी और सपोर्टर भी हैं। साहबजादा हामिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। हामिद रजा साहब, सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि आखिर वजह क्या है, पहले तो आप ये बताएं, आपका जो एक रोज पहले का बयान था उससे बड़ी बहस होती रही, आपने आखिर असेंबलियों से जाने का मशवरा क्यों PTI को दिया? मतलब अब तो PTI ने कहा है कि हम असेंबलियों में बैठना चाहते हैं, आप उनको फिर दरवाजा दिखा रहे हैं बाहर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। देखिए, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि हम 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के अंदर, मैं तो 11-12 दिन अपनी कैंपेन के लिए आ सका रुपोशी में से निकाल के, लेकिन अवाम ने जो हमें मैंडेट दिया था उनका टारगेट नंबर 1 था कि हम इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे और उन्हें जेल से बाहर लेके आएंगे। कतन ये मकसद नहीं है कि जेल तोड़ के लेके आना था, लेकिन हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल के और आईनी और कानूनी तरीके से फास्ट एंड स्पीडी जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके जरिए लेके आएंगे। लेकिन मेरा ज़ाती जो तजर्बा रहा गुज़श्ता 2-2.5 माह का पार्लियामान में आके, वो ये है कि हर गुजरते दिन के साथ हमारे कारकुनान पर तशद्दुद भी बढ़ता गया, पंजाब पुलिस का बहीमाना टॉर्चर भी बढ़ता गया, पंजाब हुकूमत के इंतकामाना जो इक़दामात हैं वो भी बढ़ते गए, और अल्टीमेटली अब पोजीशन ये हो गई है कि हमारे सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस को नेशनल असम्बली के रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असम्बलीज़ के उनको गिरफ्तार करने का एक सिलसिला शुरू हो गया। आज हमारे सरगोदा से मैंने थे शफकत अवान साहब, उनके भाई को अबडक्ट कर लिया गया, अभी थोड़ी देर पहले उन्हें शायद रिलीज़ किया गया। गुज़श्ता जुम्मा को चंगेज़ खान काकड़ साहब फैसलाबाद से मैंने उनको अरेस्ट कर लिया गया। मैं ये समझता हूँ कि जब जो पहला टारगेट हमारा इमरान खान साहब की रिहाई था, अगर वो टारगेट हमारा पूरा नहीं होता तो फिर इस पार्लियामेंट में बैठने का हमें कोई फायदा नहीं है। पब्लिक का प्रेशर देखिए इस लेवल तक है कि सवाबी इंटरचेंज के ऊपर हजारों अफराद धरना दिए बैठे हैं, बगैर किसी लीडर के धरना दिए बैठे हैं। यही पोजीशन हमारे हलकों के अंदर है कि लोग हमसे पूछते हैं कि इमरान खान साहब अभी तक बाहर क्यों नहीं आ सके। इन हालात के अंदर आप एक जो लोग समझते हैं कि मुसालहत से काम चलाया जा सकता है, नहीं, ये PTI भी समझती है क्योंकि मशवरा तो आपने दिया है ना, तो क्या तो PTI के अंदर भी इसके ऊपर डिबेट होगी। लेकिन मेरा नुक्ता नजर ये था कि आप एक सेफ टाइम रख लें, 3 months 4 months 5 months व्हाटएवर यू वांट, एक डेडलाइन रखें। उस डेडलाइन तक अगर तो आपको कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नजर आती हैं तो ओके दैट्स फाइन, देन हमें इसी पार्लियामेंट का हिस्सा रहना चाहिए और हम आगे चलें। अच्छा, अगर आज से 5 माह के बाद भी हम वहीं पर खड़े होंगे जहां पर हम 8 फरवरी से पहले खड़े थे या
آج کھڑے ہیں, تو پھر ایسی گورنمنٹ جسے ہم لیجیٹیمیٹ تسلیم ہی نہیں کرتے, ایسی گورنمنٹ کے 5 سال ہم پورے کروائیں, خان خدا نہ خاصا 5 سال جیل میں بیٹھا ہو, میری چوائس اس میں یہ ہوگی کہ ہم سوری, پھر ہمیں اس کا ایسا نہیں ہونا اچھا اب چاہیے. ایک مسئلہ ہے, دیکھیں اب اگر پی ٹی آئی کے سٹیٹمنٹس اگر آپ سنیں, چاہے گنڈا پور صاحب ہوں چاہے شہریار آفریدی صاحب ہوں, یہ کچھ نظر آ رہا ہے کہ ایک بیک آف دا مائنڈ یہ چل رہا ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں. آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی سے کرنے ہیں, جو سی ایم کے پی کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے, لیکن ہوں گے تو سب کے سامنے ہوں گے. اب اس میں کہیں بھی حکومت کا یا سیاسی جماعتوں کا ذکر نہیں آ رہا. یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں؟ نہیں کرنے جی. میں آپ کو اس کے اوپر کس سے نہیں کرنے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, 12 دن پہلے یا 11 دن پہلے میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی جیل میں. میں نے کیٹیگرائز کر کے خان صاحب سے پوچھا کہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. خان صاحب نے کہا کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. میں اس دن سے آج تک قائم ہوں, اور آج چیئرمین گور خان صاحب نے باہر آ کے یہ بات کلیریفائی کر دی. بینگ اے پولیٹیکل ورکر, میرا نیریٹو یا میرا موقف یہ ہے کہ ہم نے مذاکرات سیاسی حکومت کے ساتھ کرنے ہیں. اچھا, جب ہم سیاسی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے اوپر جائیں گے تو اس میں کچھ ایشوز ایسے ہیں جس کے اندر نیچرلی اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کیا جائے گا. مثلا 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری ہے, اس کے اندر ظاہر ہے حکومت نے انہی سے ہی اجازت لینی ہے یا ان کی کنسنٹ لینی ہے, تو ان کو اگر ٹیبل کے اوپر لے کے آنا ہے تو حکومت لے کے آئے, وہ حکومت کے پاس استحقاق ہے, وہ آ کے جب وہاں پر بیٹھیں گے تو نیگوسیشن ہو سکتی ہے. لیکن میں بینگ اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی بیک ڈور مذاکرات جو صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں اور اس میں سیاسی جماعتیں یا آپ سمجھیں کہ بلڈوزڈ قسم کی حکومتیں ہی بے شک نہ ہوں, میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو انوالو کر کے ان کی سائڈ سے اسٹیبلشمنٹ کو آنا پڑے گا, چونکہ ہمارے مطالبات میں 2-3 چیز ایسے ہیں. جب آپ کا فرسٹ وہ ہوگا انٹریکشن, وہ بیسکلی حکومت سے ہوگا. حکومت کے تھرو اگر اسٹیبلشمنٹ شامل ہوتی ہے مذاکرات میں تو وہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. دیٹس واٹ آئی وانٹ جی. بالکل ٹھیک, اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. اور حکومت بارہا مذاکرات کی ہم سے بات کر رہی ہے. میں نے اس میں کیٹیگرائز کر کے یہ کہا کہ خان صاحب نے 3 پوائنٹس دیے ہیں جیل میں, جو میرے سے بات ہوئی. انہوں نے ایک اسٹیٹسمنٹ شپ شو کرتے ہوئے کہا کہ حامد, وہ جو ایک ٹپیکل سٹائل ہے خان صاحب کا, forget about me, میری رہائی مطالبات میں شامل نہیں ہے. You will talk about 3 things. Number 1 کہ سنہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری, Number 2 فارم 45 اور 47, اور Number 3 کہ ہمارے جو کارکنان جیلوں کے اندر انہیں رہا کیا جائے. اچھا, یہ 3 مطالبات خان صاحب نے دیے. خان صاحب کی رہائی اس میں شامل نہیں ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میری رہائی کو مشروط نہیں کرنا. پارلیمانی پارٹی, پوری پارٹی, تمام اتحادیوں کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ یہ 3 پوائنٹس ہیں خان کے دیے ہوئے. ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ 4 ہوں گے, 3 نہیں ہوں گے, اور اس میں سب سے پہلا عمران خان کی رہائی ہوگا. سو اگر ہم گورنمنٹ سے نیگوشیٹ کریں گے, ٹیبل پہ بیٹھیں گے, تو اس 4 پوائنٹس کو آپ ایجنڈا آئٹم کے طور پہ ٹیبل تو کریں نا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا کوئی فیڈرل منسٹر فلور آف دا ہاؤس کھڑا ہو کے کہے کہ جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں, اور دوسری سائڈ پہ ہمارے پارلیمنٹیرینز گرفتار کر رہے ہیں. لیکن احمد رضا صاحب, سر یہ بڑے مشکل پوائنٹس ہیں. آپ خان صاحب کے حوالے سے اگر گورنمنٹ یہ کہے کہ جی ان کے کیسز تو ابھی چل رہے ہیں, اگر اس میں ضمانت کہیں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, پھر کنسیڈر ہو سکتا ہے. فارم 45 والی بات جو آپ نے کی, اس پہ اگر وہ یہ کہیں کہ اب تو الیکشن ہو گئے, نتائج آ گئے, فارم 47 اپلوڈ ہو گئے, تو یہ تو پورا ایک اس میں کمیشن میں مختلف اپلیکیشن موجود ہیں, وہاں سے فیصلے آ جائیں گے, تو مطلب ان کے پاس بھی تو اپنے جواز ہوں گے نا اس پہ بات کرنے کے لیے. حکومت کے پاس تمام چیزوں کے جواز ہیں. حکومت تو یہ بھی کہے گی آپ یہ جو 92 93 جیتے ہیں یہ بھی آپ کو جتوایا گیا ہے, وہ یہ بات کر دے گی. دیکھیں, میں 200 FIR ہے خان صاحب پہ, ہماری مین سٹریم لیڈرشپ انکلوڈنگ می, ہر بندے پہ ایوریج 40+ FIRs ہیں. ایک بندہ ایٹ اے ٹائم 32 جگہ پر کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کوئی ارسٹوٹل آ کے مجھے بتائے تو صحیح کہ ایک فاصلہ دوسرا فاصلہ 700 کلومیٹر درمیان میں ہے, سیم ٹائمز پہ FIRs کٹ رہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عدالتیں ہمیشہ حکومت کے زیر اثر چلتی ہیں جی. اور آج میرا خیال ہے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے اندر ہمارے جو ججز ہیں آنریبل, انہوں نے بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ کہیں نہ کسی جگہ پر مقصد ہے, کو بینچ فکسنگ کہہ لیں, کو میچ فکسنگ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, so you name it, whatever you want. اچھا, اب لیکن یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جو نام نومینیٹ کیے ہیں خان صاحب نے وہ 3 ہیں, علی امین, گنڈا پور صاحب, شبلی فراز, عمر ایوب صاحب. لیکن اب بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کسی نمائندے کے پاس پارٹی کے اختیار موجود نہیں ہے, اور نہ ہی ابھی اس اسٹیج پہ بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں. تو جب وہ 3 لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا ہے تو بالآخر انہوں نے مذاکرات اب شروع کب کرنے ہیں؟
اب یہ چونکہ نہیں، یہ پہلا ہاتھ کس کی طرف سے بڑھایا جائے گا؟ ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس ہیں، ایک آ رہی ہے 3 رکنی کمیٹی جو بنائی گئی ہے خان صاحب سے منسوب کر کے، اور دوسرا گور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی کسی کو نہیں رکھا. تو میرا خیال ہے اس پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خود واضح کرے نا کہ ایکچوئل ہر بات کو آپ وہ گرے ایریا میں نہیں رکھ سکتے. یو نیڈ ٹو کلیئر تھنگز بیسیکلی. لوگ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ پا رہی، ہماری معیشت کے حال دگردوں ہیں، تو اس کے اوپر ان کو موقف کلیئر کرنا چاہیے. اور پہلا ہاتھ حکومت کو ہی بڑھانا ہوگا جی. اپوزیشن کا کام ہے پروٹیسٹ کرنا. ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں، ریسپیکٹو پروونشل اسمبلیز کے اندر، اور میرا نہیں خیال کہ ریسنٹ پاسٹ کے اندر اس قسم کا یا اس اسکیل کے اوپر پروٹیسٹ لانچ کیا ہوگا کہ اسمبلی نہیں چل پا رہی. تو یہ حکومت نے ہی ہاتھ بڑھانا ہے اگر حکومت کو ضرورت ہے. اگر حکومت نہیں سمجھتی تو ٹھیک ہے، ہم تو احتجاج کر ہی رہے ہیں. ہمارے احتجاج کے اوپر تو صرف اختلاف رائے ہے نا. مثلا میں کہہ رہا ہوں باہر نکل کے کرو، کوئی کہے گا اندر بیٹھ کے کرو، وہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، وہ ہم خود ہی سے سیٹل کریں گے. اچھا، احتجاج کی آپ نے بات کی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی سپورٹیو سپیچ کی پارلیمنٹ میں، اور وہ بڑا کھل کر انہوں نے بڑا اسٹیبلشمنٹ پہ بھی تنقید کی. اب کیا ان کے لیے دروازے کھلے؟ انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی اقتدار اگر اکثریت ان کے پاس ہے تو ان کو پی ٹی آئی کو دے دینا چاہیے. لیکن کیا اب ان کے ساتھ کس حد تک سپورٹیو رول میں جائے گی پی ٹی آئی؟ احتجاج وہ بھی کرنے نکل رہے ہیں، آپ بھی نکل رہے ہیں، لیکن بس الگ الگ راستوں پہ. اچھا، میں آپ کو ایک بات عرض کروں جی. 6 جماعتی اتحاد بنا تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے نام سے. میں نے اپنی جماعت ایس آئی سی کی طرف سے، میرے والد اور مولانا آپس میں آرچ رائیول رہے ہیں اور بڑی پرانی ان کی سیاسی مخالفت تھی. ہم مولانا کی جو جے یو آئی ہے اس کی سیاسی حکمت عملی سے بخوبی آگاہ بھی ہیں، اور پاکستان کی پولیٹکس کے مطابق انہیں داد بھی دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ ٹارگٹ اچیو کرنا ان پہ ختم ہے. انہوں نے ہمیشہ سرٹن گولز، موٹیوز اپنے سیٹ کیے ہوتے ہیں. میرا نقطہ نظر، میں نے وہاں پہ یہ رجسٹر بھی کروایا، میں میڈیا پہ بھی بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میرا نقطہ نظر ہے کہ مولانا کو اس تحریک میں نہیں لینا چاہیے. اس لیے کہ جب وہ اپنے سرٹن موٹیو کو اچیو کر لیں گے، گول کو اچیو کر لیں گے، مولانا ول ڈچ اس. دیٹس مائی پوائنٹ آف ویو. میری جماعت کا موقف ہے. لیکن میں جمہوری آدمی ہوں. باقی 5 جماعتیں اگر کہتی ہیں کہ نہیں جی مولانا ول بی دا پارٹ آف اٹ، تو آئی ہیو نو ایشوز. میں اکثریت کی رائے کا احترام کروں گا، میں ان کے ساتھ چلوں گا. لیکن میں نے اپنا ذاتی رائے کا اظہار کر دیا. مولانا تقریر حکومت کے خلاف کر رہے تھے، بات حکومت کو کہہ رہے تھے حکومت چھوڑنے کی، اور جفیاں اور مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی وہ حکومتی بینچز کے ساتھ کر رہے تھے. میرے تو بالکل ساتھ کھڑے تھے نا، درمیان میں ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے. ہمارے ساتھ ان کی بے رخی بالکل عیاں تھی، وہ تمام لوگوں نے دیکھا. وہ انہی کو تنقید بنا کے انہی کی. اب آپ جب پالیٹکس میں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ کچھ تناؤ آتا ہے، آپ کے باڈی لینگویج میں کچھ تناؤ آتا ہے. بیسیکلی وہ شکایتیں ذکر کر رہے تھے، لیکن اصل مخاطب میرا خیال ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ تھی جس سے بات کرنا چاہ رہے تھے. شاید کوئی ایسا وعدہ ان سے کیا گیا ہو جو پورا نہ ہوا ہو. ٹھیک. اچھا، آخری سوال سر، یہ فرمائے گا کہ لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور آپ کی تمام جماعتیں مل کر گرینڈ الائنس کی صورت میں احتجاج کرنے تو نکلیں گی، لیکن وہ مومنٹم ابھی نہیں بنے گا. وہ مومنٹم بنانے کے لیے کوئی ٹائم فریم ہے کہ ہم نے 6 مہینے 1 سال میں ردم بنانا ہے؟ کیونکہ بالکل شروع کرتے ہی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سٹارم نہیں برپا کر سکیں گے نا آپ لوگ. دیکھیں، ہم نے 5 تاریخ کو جلسہ ہے کراچی میں جی، اللہ کرے اس کی اجازت مل جائے. 10 تاریخ کو جلسہ ہے فیصل آباد کے اندر. ابھی کل لاہور میں صوبائی اجلاس ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمام بار کونسلز میں جا رہے ہیں، ہم یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، کالجز میں جا رہے ہیں، ہم پبلک ریلیز میں جا رہے ہیں. پنجاب میں ہم ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ، اور کے پی کے اور سندھ میں بھی ہم ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جلسے کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آبویسلی جب بھی کوئی احتجاجی تحریک شروع ہوتی ہے تو تھوڑا ٹائم لیتی ہے، لیکن جس قسم کی سینئر اور سیزنڈ پولیٹیشین اس الائنس کے اندر شامل ہے، میرا خیال ہے کہ 1-2 ایونٹس کے بعد ہی شاید ہم مومنٹم جو ہے وہ گین کر لیں گے جی. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، سربراہ سنی کونسل. یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سب سے اولین اتحادی کی صورت میں ان کی جماعت اور یہ خود کھڑے رہے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج پارلیمنٹ میں بھی پاکستان تحریک انصاف ان کے بینر تلے ایز اے پارلیمنٹیرین موجود ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا جس احتجاجی تحریک کی یہ بات کر رہے ہیں صحیح معنوں میں اس کا مومنٹم آنے والے وقت میں بنتا ہے یا پھر نہیں. مختصر وقفہ، اس کے بعد بات کرنے جا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے $1.1 ارب کی قسط منظور تو ہو گئی ہے، لیکن اس سے معاشی استحکام کو کس حد تک مدد مل سکے گی، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑے ایفرٹس کے بعد بالآخر آئی ایم ایف کی طرف سے گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے $1.1 ارب کی جو آخری قسط تھی
वो फराहम कर दी जाएगी। पाकिस्तान उससे पहले ही कई ऐसे इक़दाम कर चुका है, चाहे एफबीआर में रिफॉर्म्स की बात हो, टैक्स नेटवर्क को बढ़ाने की बात हो, 30 लाख से ज्यादा रिटेलर्स को टैक्स नेटवर्क में लाने की बात हो, या फिर दीगर इस्लाहात की बात हो। पाकिस्तान अपनी कोशिशें कर रहा है क्योंकि उसका असल टारगेट सिर्फ ये 1.1 अरब डॉलर नहीं थे, बल्कि अगला मुआहदा जो IMF से करने जा रहा है 3 से 5 साल का, जिसमें 6 से 8 अरब डॉलर पाकिस्तान को दरकार होंगे, उसके लिए पाकिस्तान ने पहले ही ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है। एक तरफ महंगाई के हवाले से ये खबरें हैं कि महंगाई का तूफान रुकने वाला नहीं है, वहीं वफाकी वज़ीरात खजाना की तरफ से मार्च की जो माहाना आउटलुक रिपोर्ट पेश की गई है उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि महंगाई 21 से 22% के दरमियान रहेगी, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो कुछ माशी बेहतरी और माली खास तौर पर जो शोबा है उसमें कुछ बेहतरी के इशारे जरूर मिले हैं, लेकिन शायद ये पॉलिसीज अगर सस्टेन नहीं कर सकी तो इन इशारियों में दोबारा से अबतरी यानी कि जवाल पैदा होना शुरू हो जाएगा। किस हद तक इस रिपोर्ट के असरात होंगे, और सबसे बढ़कर ये कि क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल को मजीद बेहतरी की तरफ ले जा सकेगा, खासतौर पर सऊदी अरब, चीन और इस किस्म के दीगर ममालिक से जो इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान आने के आसार अभी नजर आ रहे हैं। इन्हीं तमाम चीजों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर माशियात यूसुफ नजर साहब। यूसुफ साहब से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो IMF के 1.1 अरब डॉलर थे, यकीनन ये एक पेंडिंग किस्त थी जिसके बाद ये प्रोग्राम IMF का बज़ाहिर कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान ने अगले प्रोग्राम में जाने के लिए पहले से ही ग्राउंड तैयार करना शुरू कर दिया है? जी शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, वो यकीनन आसार तो इस बात के हैं कि काम हो रहा है, लेकिन अब जब तक मुज़ाकरात शुरू नहीं होते और उसकी तफसीलात सामने नहीं आती, ये जाहिर बात है कहना मुश्किल होगा, लेकिन जो आसार है उसमें तो नहीं लगता कि हमें कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम मिल जाएगा। 6-7 बिलियन डॉलर की बात हो रही है जी। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा होगा। 6 से 8 बिलियन डॉलर की बात हो रही है सर जी, बात हो रही है, लेकिन अगर ये मिल गया तो बहुत होगा। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि अगले कुछ वर्षों में हमें IMF को अदायगियां करनी है जिनका तकरीबन 7.5 बिलियन डॉलर्स है। तो जो हमें मिलेंगे भी IMF का पैकेज, बेसिकली वो IMF के जो लोन्स हैं उनको रीपे करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो फिर सिर्फ फायदा क्या होगा फिर? यानी एक हाथ से लेंगे दूसरे हाथ से दे देंगे? जी हाँ, वो थोड़े अरसे में देंगे, लेकिन बेसिकली IMF का जो मकसद है इस वक्त, जो आप कह सकती हैं कि इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी नहीं होगी, जो और भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल हो सकती है, तो कम से कम है कि उससे हमें सहारा मिलता है। दूसरी बात यह है कि IMF जब इंडोर्स करती है तो हमारे दूसरे ममालिक भी जो हैं वो भी जो हैं तो हमारी इमदाद देते हैं। आपको याद होगा कि जब IMF ने, जब तक हमारा लास्ट ईयर एग्रीमेंट नहीं हुआ था, दूसरे ममालिक चाहे वो हमारे बहुत करीब तरीन दोस्ती क्यों न थे, उन्होंने भी जो है अपना हाथ रोक रख रहा था। तो ये दो वजूहत हैं जिसकी वजह से IMF इज इम्पोर्टेंट। लेकिन जो हमें हकीकत में करना चाहिए इस्लाहात, वो जो रिफॉर्म्स का जो प्रोग्राम है वो मुझे कहीं नजर नहीं आता। उसकी बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे, क्या करना है, और हम IMF के पास जब मुज़ाकरात में जाएंगे तो क्या हमारे पास जो कोई प्रोग्राम होगा जिस पे हमने कोई तैयारी करने शुरू की है, इसकी कोई डिटेल्स सामने नजर नहीं आती। हाँ, वजीर आजम अपने तौर पे बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो दूसरे ममालिक से इन्वेस्टमेंट्स आए, लेकिन अभी तक उसमें भी कोई कॉन्क्रीट प्रोग्रेस अभी नहीं। मैं यूसुफ नजर साहब, मुझे एक सवाल की इजाजत दें। आप कह रहे हैं कि नजर नहीं आती, लेकिन सर अब जिस तरह सऊदी अरब का विजिट करके आए हैं, ये कह रहे हैं कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब करने जा रहा है, उनका वफ्द पाकिस्तान आया है, वो उनको बड़े प्रोएक्टिव प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन अब अगर ये दोनों ममालिक कुछ इनिशिएट कर लेते हैं, अभी चीनी वफ्द भी पाकिस्तान आ रहा है, तो क्या आपके ख्याल में कुछ भी बेहतरी नहीं आ सकेगी? क्योंकि नून लीग के बारे में तो ये राय खुद ब्लूमबर्ग भी दे चुका है कि इनके टेन्योर में इकोनॉमिक सिचुएशन में बेहतरी आती है। तो आपके ख्याल में कुछ तो इकोनॉमी के हवाले से डिसीजंस ये लेंगे जिसके असरात नजर आने शुरू हो सके? विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ब्लूमबर्ग की राय से इत्तेफाक नहीं करता। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहरहाल वो साफ ही है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बहरहाल ये बात मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा नाजुक है। हम हमेशा तो ये कहा जाता है कि नाजुक सूरत हाल है, लेकिन हम जो पिछला साल था वो महंगाई के लिहाज से और बहुत सारे अशारियों के लिहाज से हमारी 50 साल तारीख का बदतरीन साल था। तो उस बदतरीन जो बिल्कुल ही जो लो पॉइंट था उससे तो हम निकल आए हैं। लेकिन ये समझना कि सारे खतरात जो है खत्म हो गए हैं,
अब तरक्की होगी, ये गलत होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। और इसलिए अगर आपको मैं कुछ एक वाज़ेह करूं, ये जो हमारे जो अंदरूनी कर्ज़दार हैं, वो उनका जो पिछले जो मतलब जो इस माली साल के जो पहले 8 महीने थे, उसमें 450 बिलियन रुपीस, 450 बिलियन रुपीस माहाना की जो रफ्तार से इजाफा हुआ है। तो कोई मतलब अगर क्या कहना चाहिए, कोई बात अगर ओवरऑल करें तो हम अपना जो कर्जाजात हैं वो $2 बिलियन अ मंथ के लिहाज से के रेट पे बढ़ रहे हैं। तो अगर उसमें $5 बिलियन आ भी जाते हैं तो उसमें कितना डेंट आ जाएगा। तो यकीनन ये बातें जो है ऑप्टिक्स अच्छी लगती हैं, लेकिन आपको याद होगा कि ये दौरे, इस तरह के मुज़ाकरात, इस तरह की विजिट्स पहले भी माजी में बहुत हो चुकी हैं। लेकिन आज से, जब से सीपेक का प्रोग्राम शुरू हुआ था 2013 से, और आज की जो माशी सूरत हाल है, मुझे कुछ ज्यादा इस पे कहने की जरूरत नहीं है कि उस वक्त क्या थी और आज क्या है। अच्छा यूसुफ साहब, सर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि इस वक्त की हुकूमत IMF की डिमांड्स की वजह से कर रही है, जैसे टैक्स नेटवर्क को बढ़ाना है, इसके अलावा रिटेल सेक्टर को, रियल स्टेट को, इनको टैक्स नेटवर्क में लाना है। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट टास्क हैं। इससे पहले शफर जैदी साहब के दौर में बड़ी कोशिश की गई रिटेलर्स को लाने की, वो नहीं ला सके। FBR में रिफॉर्म्स की बात वो बार बार करते रहे, वो नहीं कर सके क्योंकि वो बड़े वोकल हैं इन चीजों के ऊपर। अब दोबारा FBR में रिफॉर्म्स की बात हो रही है। सर ये मुमकिन कैसे कर सकेंगे, क्योंकि ये तो इस तरह के सफेद हाथी हैं कि इनको दुरुस्त ही नहीं कर सकी तमाम गवर्नमेंट्स। फिर ये गवर्नमेंट या मोहम्मद औरंगजेब साहब जैसी शख्सियत इसको कैसे मुमकिन बनाएगी? देखिए, मसला जो है FBR या वजीर खजाना का नहीं है। मसला जो है, ये रिफॉर्म जो होती है जब होती है जब टॉप मोस्ट लीडरशिप जो है, मुल्क की जो आला तरीन क़यादत है, वो इस बात को तहिया कर ले कि हमें रिफॉर्म करनी है। रिफॉर्म्स क्या करनी है, इस पे बात हो जाए। देखिए, एक कहा जाता है कि एग्रीकल्चर जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। या तो आप प्रोविंसेस से कोई एग्रीमेंट करें कि उनको टारगेट्स दें, अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर आपके पास 2/3 अक्सरियत जो है, अगर उसका इंतजाम हो सकता है, जो मेरे ख्याल से हो सकता है, तो फिर क्यों ना आप आईनी तरमीम कर दें, आप सूबों को ये इल्जाम देना छोड़ दें और एग्रीकल्चर टैक्स जो है और रियल एस्टेट जो है उस पर फेडरल गवर्नमेंट खुद करे। अच्छा, वो भी नहीं करते। फिर दूसरा एक मसला है, कहते हैं कि हम इसलिए जो है कर्जे ले रहे हैं कि जी NFC जो है बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से ये बात जो है गलत फहमी है इस बारे में। हमारे कर्जे इसलिए बड़े हैं कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। जो 12% था अब 22% है, और हमारा उससे डिवैल्यूएशन भी हुआ। तो जो हमारा डेट सर्विसिंग में जो हम मार्कअप जो पेमेंट करते हैं, उसमें इजाफे की जो सबसे बड़ी वजह है वो पॉलिसी रेट है और डिवैल्यूएशन है। उसका NFC से कोई बहुत ज्यादा बड़ा ताल्लुक नहीं है। हमने असल में जो अपना टैक्स नेट है वो भी नहीं बढ़ाया। दूसरी बात, अगर एक बात मैं कह दूं कि हमारा जो टैक्स टू GDP रेशो है, इसलिए कि उसकी बात बहुत ज्यादा होती है, बांग्लादेश का टैक्स टू GDP रेशो पाकिस्तान से कम है। लेकिन बांग्लादेश में तरक्की इसलिए ज्यादा हुई है कि वो इन्वेस्टमेंट्स लाए हैं। उनकी यहाँ बहुत बड़ी जो खासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसने बहुत ग्रो किया है। हमें ये चाहिए कि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करें। गवर्नमेंट्स जो है, ये बात में याद रखिए, आपको 2, 4, 5 बिलियन डॉलर दे देंगी। अगर बड़े इन्वेस्टमेंट्स लाने हैं तो वो बाहर के प्राइवेट सेक्टर से ही आएंगे, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए खाली मुल्कों के वज़रा आज़म से या बादशाहों से मिलकर काम नहीं चलेगा, इसलिए कि ये एक डिफरेंट बॉल गेम है। उसके लिए आपको बहुत वाइड रेंजिंग जो है रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। उसमें टेररिज्म का खतरा और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी शामिल है। उसमें यह भी शामिल है कि आप जो है अपने लोगों को ज्यादा ट्रेन करें और अपनी पॉलिसीज बनाएं। तो हम अभी ये कहा गया है कि जी गवर्नमेंट जो है वो एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को हायर कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट खुद ही एतराफ कर रही है कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। जब आपके पास ब्यूरोक्रेसी में आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सही तरह से इसको हैंडल कर सकें, प्रोजेक्ट्स बना सकें, तो उसका यही तरीका है कि आप प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इन्वॉल्व करें और अपनी जो मईशत है वो जो बैरूनी जो सरमायाकार है उनके लिए खोल दें, इसलिए कि ना आप खुद करते हैं ना ही उनको करने देते हैं। आपका जो सेब, हमारे जो माफ कीजिएगा, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनकी लॉबी ये कहती है कि जी हम कर देंगे।
वो मेरे ख्याल से या तो उनको पता नहीं है इस बात का या फिर वो मिसलीड करते हैं। पाकिस्तान में जो सेविंग्स रेट है वो इतना कम है कि जो इन्वेस्टमेंट्स जिस लेवल पे आपको चाहिए, मुल्क की जो मईशत है अंदरूनी तौर पे वो कर ही नहीं सकती है। बिल्कुल ठीक से वक्त खत्म हो चुका है सेगमेंट का, माजरत चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ नजर साहब। सर आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में इस वक्त की जो मसाइल हैं उसकी निशानदेही भी की है, चैलेंजेस क्या हैं इसके ऊपर भी आपने इज़हार ख्याल किया। यकीनन रिफॉर्म सिर्फ FBR में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बहुत से शोबों में इन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो इकॉनमी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, लेकिन इस हुकूमत के पास महदूद वक्त में करने के लिए बहुत से काम है और शायद मईशत के ऊपर तवज्जो देना यकीनन एक अहम तरीन मसला ज़रूर है, लेकिन शायद उस अंदाज में उन तमाम इशूज़ के ऊपर काम नहीं किया जा रहा जिनके ऊपर काम करना बड़ा ज़रूरी है। एक वक्त वक्फा उसके बाद एक अहम तरीन खबर जिसके हवाले से बात करने जा रही है। अदलिया में मुबैना मदाखलत का केस, आज सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बनाया गया था उसने इस केस की समाअत की। अहम तरीन रिमार्क्स उनकी तरफ से आज केस की हेयरिंग के दौरान दिए जाते रहे। लगता यह है कि वो सुर्ख लकीर अब खींचने जा रही है जो यकीनन सियासी जमातों, हुकूमत और इदारों को ये वाजे कर देगी कि उस सुर्ख लकीर को क्रॉस करना अदलिया को अब किसी तौर कबूल नहीं होगा। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बिला आखिर हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या फिर हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। ये हमारा कहना नहीं है बल्कि ये कहना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आज बड़े इंपॉर्टेंट केस में जो हेयरिंग की गई उसमें चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे और ये वो केस था जिसके हवाले से खबरें ये थी कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस फाइज ईसा साहब इस केस को टेकअप कर सकेंगे या फिर नहीं। कुछ अरसे पहले 6 जजेस की तरफ से जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ताल्लुक रखते थे, ये खत लिखा गया था, जुडिशल कमीशन के हवाले से बात की गई थी और जो कमीशन था उससे ये कहा गया था कि आखिर हमारी रहनुमाई की जाए कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि सियासी तौर पर इदारों की तरफ से प्रेशराइज करने की, असरअंदाज होने के मुताबिक वाकयात थे। लेकिन ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि जब कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 रोज पहले पिछले हफ्ते खिताब किया था तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि जब से मैंने चार्ज संभाला है उस वक्त से लेकर अब तक मुझे इस किस्म की कोई शिकायत नहीं मिली है और अगर ये शिकायत है तो कम से कम मुझ तक नहीं पहुंचाई गई है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट और दीगर कोर्ट्स के ऊपर असरअंदाज होने की ये रिवायत खत्म होगी। लेकिन क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया ये रेड लाइन बनाने जा रही है कि इस तमाम, चाहे सियासी जमातें हों, चाहे हुकूमतें हों या फिर इदारे हों, उन तमाम के तमाम को अपनी अपनी डोमेन में और अपने दायरों में रहते हुए काम करने की इजाजत होगी? इसी के ऊपर बात करने के लिए सेगमेंट में शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब सीनियर माहिर कानून है और जहांगीर जदून साहब ये भी सीनियर माहिर कानून है, सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद होंगे। पहले जदून साहब सर आपसे आगाज करूंगी। सर ये बताइएगा कि बिलाखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक और ऐसा मसला या केस ले लिया है जो कि बज़ाहिर ही कहा जा सकता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है, लेकिन आपको लगता है कि अदलिया जो फैसला करेगी उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकेगा? क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर चाहे इदारे हों, चाहे हुकूमतें हों, चाहे अदालतें हों, सबके पर जलते हैं। बहुत आपने अपने अहम सवाल किए है और इसका जवाब भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आज ये बात ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग हुई है कि एक पेशावर हाई कोर्ट के जो तजवीज आई हैं उन्होंने ये कहा था कि अगर धरना की जजमेंट इम्प्लीमेंट हो जाती तो शायद यहाँ तक नौबत ना आती। बिल्कुल। इसमें काफी, और उन्होंने जजमेंट का जिक्र भी किया है, असगर खान केस है, धरना केस है, फिर बाद में शौकत सिद्दीकी का है और इस तरह केसेस आते रहे हैं। और ये आज का मामला नहीं है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो इंटरनल एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो रही है, ये तो मतलब जब से जुडिशरी आई है उस वक्त से हो रही है। वो जो भी सियासी केसेस होते हैं उनमें तो कोई, अगर ये शख्स नहीं कहता कि ये ऐसी इंटरफेरेंस नहीं होती तो वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है। तो ये तो सियासी जितने भी लोग होते हैं उनके जो भी केसेस आते हैं उनमें इंटरफेरेंस होती है और फिर उसका नतीजा ये होता है कि वो 4-5 साल के बाद इक्विटल हो जाती है, बरी हो जाते हैं। मतलब ये 2-4 साल के लिए आपने सजा दे दी, साल के लिए 6 महीने के लिए किसी के साथ डील कर ली, जो डील नहीं करता उसको फिर आखिर में इक्विटल दे दी कि जी ये टर्म्स एंड कंडीशन है। तो ये बातें इंडिकेट करती है। देखिए, लोगों को अपना इतना ज्यादा अरसे के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, हर बंदा जो है, इवन बच्चा भी आजकल तो थोड़े अरसे के लिए भी बेवकूफ बनाना मुश्किल है, सोशल मीडिया पे आ जाता है। अच्छा, मैं जदून साहब से वापस आपकी तरफ आती हूँ ना सर, थोड़ा सा मुझे इनको शामिल करने दे जो हमारे दीगर पैनलिस्ट भी हैं। अजहर सिद्दीक साहब, सर ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर तो बहुत से केसेस का है, लेकिन आपके ख्याल में इस केस को टेकअप करना, कमीशन के पास भी जाना, फिर हुकूमत की तरफ से भी कमीशन खेला गया, लेकिन बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। अब आपके ख्याल में क्या जो भी डिसीजन आता है क्या उसको तमाम लोग और तमाम हल्के एक्सेप्ट करेंगे? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है सना, बहुत शुक्रिया आपका, उसको माना। लेकिन देखिए, हम यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंचे हैं। फैजाबाद धरने का केस आया था, फैसला किसका था? जस्टिस काजी फाइजा का। उस पर इम्प्लीमेंट के लिए जस्टिस का, जो ये जस्टिस काजी फाइजा का कहना कि इंटरफेरेंस नहीं है या मेरे दौर के अंदर नहीं है, आपके दौर के अंदर तो ज्यादा रही है।
यानी इमरान खान के अगेंस्ट जितने केसेस उठाकर देख लें, हमें तो नजर आ रहा है। अब मैं तो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से कई चीजें जानता हूँ कि जिसमें पता था कि क्या कुछ हो रहा है। और लाहौर और देखिए सबसे पहला केस आपके पास आ गया हुआ था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का, जिसमें मलिक कयूम को कौन कह रहा था, शहबाज शरीफ कह रहा था। और वही हुकूमत इस वक्त मौजूद है। पिछले 2.5 सालों से जितनी इंटरफियरेंस अदलिया में एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आई है, शायद तब माजी में इतनी ना आई हो। यकीनन बाकी जगहों पर है, रही है, अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये समझना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा देखे ना, शौकत सिद्दीकी का केस भी है, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने डिसाइड किया ना कि जिसमें इंटरफेरेंस के हवाले से बात आ गई थी। तो अब और इसमें तो बड़ी उन्हें इफेक्ट बाट में नहीं पड़ना चाहिए था, उन्हें अपनी अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए था। जिस तरह वो डिफेंसिव रहे हैं आज, मेरे लिए तो बड़ी तकलीफ दे बात रही कि वो एक बाप की हैसियत है, और बाप की हैसियत से उन्हें अपने इदारे को डिफेंड करना है, इदारे को बेहतर लाना है। और जब उस शुरू में ही जब उन्होंने देखे ना अपना इसमें इंक्वायरी कमीशन जैसे सदर जिलानी के हवाले से नाम तजवीज दिया, वहीं से अंदाजा हो रहा था कि वो सारे मामले से बचना चाहते हैं, जिससे बच के मसला नहीं हल होगा। आपने सिर्फ एक एजेंडा या कोई बाकी जो, अच्छा एक और बात बताएं आप, मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही लंदन में बैठे सारे लोग क्या कहते रहे, एक दौर आएगा, एक चीफ जस्टिस आएगा, क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। ये आप सिर्फ बयाना सुन ले तो आपको समझ आ जाती है। इस स्टेज के ऊपर आपका मौका मिला है और यहाँ तमाम सियासी जमात को अदलिया के साथ इकट्ठा होना चाहिए। शुरू में जब आया तो लोगों ने कहा कि सुप्रीम जज काउंसिल में क्यों गया, कोई आर्टिकल 209 आर्टिकल सब आर्टिकल 5 पढ़ लेते कि सुप्रीम जजेस ने अगर मिलना है, यानी जिसका दिल चाहता है जजेस आके मिल लेता है, फोन करता है, घर के अंदर जो मुलाजिम रखे हैं, जो टेप हो रहा है, ये सारा कुछ लेकिन सर अब इसमें भी तो एक पहलू ये है ना अजहर सिद्दीक साहब, मैं जरा जदून साहब को भी शामिल कर लूं। जदून साहब, सर मसला ये भी तो रहा है कि हमारे जजेस माजी में कॉम्प्रोमाइज भी तो रहे हैं ना। अब मुख्तलिफ जो साबका चीफ जस्टिस हैं उनके दौर के कंट्रोवर्शियल फैसले भी रहे हैं, तो ये रिवायत तो पहले से मौजूद है। वो जो 6 जजेस ने सर खत लिखे हैं, उन्होंने ज्यादा मिसालें तो माजी के जजेस की दी है ना, जिनको वो कोट कर रहे हैं कि ऐसा होता रहा है। तो फिर उसमें अब मौजूदा सिस्टम कैसे उसको बेहतर करेगा? माजी को तो करेक्ट नहीं कर सकते आप। नहीं, माजी को करेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन माजी से आप जान भी तो नहीं छुड़ा सकते कि ये नहीं काम होता रहा है। अब माजी करीब में देख लेना, माजी बहीद को छोड़ के माजी करीब में देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया है। अदर सिद्दीक साहब पार्टिकुलरली एक पार्टी की बात करते हैं, लेकिन जनरली देखें जब भी किसी पॉलिटिशियन को साइड लाइन किया जाता है तो उसके अंदर हमारी जुडिशरी जो है वो मुलव्वस होती है। ये बात हमें देखें छुपानी नहीं चाहिए, एडमिट करनी चाहिए। और आज चीफ जस्टिस ने एडमिट की है बात कि जी हम इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस मुलव्वस थे, चीफ जस्टिस थे। अगर उन्होंने कहा जी, उन्होंने इस हद तक कहा जी मुझे कंप्लेंट नहीं रिसीव हुई, लेकिन ये बात तो हाई कोर्ट जितनी भी उन्होंने तजवीज भेजी है वो काजी साहब की बात से मेरे ख्याल में एग्री नहीं, वो तो कहते हैं इंटरफेरेंस हो रही है। हाल तो उन्होंने चीफ जस्टिस को शिकायत नहीं भेजी, लेकिन ये तो कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। अगर आप चीफ जस्टिस नहीं हो रही इंटरफेरेंस तो सुबह रैप अप कर देना चाहिए, केस खत्म, अपने अपने जाए दफ्तरों में काम करें। ये तो इंटरफेरेंस हो रही है, स्टिल हो रही है। और इन्होंने सारी जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने लिख के दे दिया है कि जी इंटरफेरेंस हो रही है, हर वक्त किसी न किसी सूरत में इंटरफेरेंस होती है। जुडिशरी के अंदर से भी होती है, भारत से भी इंटरफेरेंस होती है। ये तो इंटरफेरेंस जो है वो हर सूरत में होती है और इसको मानना चाहिए और मान के आगे ही कुछ सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि जिससे कम से कम जो है एक डेटरेंस पैदा हो, एक किसी की जरूरत ना हो कि जज के बच्चों को कोई हिरास करे, उसकी फैमिली को हिरास करे। देखिए एक बात, काजी साहब के अंदर कोई इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो जख्म उसने एस्टेब्लिशमेंट से खाए हैं, ये वहां की जो उस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जो उसने काजी साहब को जख्म दिए ना, वो जो बेशक कहते रहे लेकिन वो मरते दम तक बंदा नहीं भूल सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर, आपने बात ही खत्म कर दी। अच्छा, उसकी बीवी को इस तरह एक छोटे छोटे दफ्तर में जाके क्लर्कों के पास रुलाया गया, उसकी इंतहा नहीं है। एक पुलिस स्टेशन में गई कि मेरा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो एक्सपीरियंस से गुजरे हैं इंटरफेरेंस के। लेकिन सर ये एक बड़ा मसला है ना अजहर सिद्दीक साहब, ये जिस तरह जदून साहब कह रहे हैं कि अभी भी मसाइल हैं, अभी भी इंटरफेरेंस हो रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस माजी के साथ अभी कभी हवाला दे रहे हैं, लेकिन सर ये कैसे खत्म होगा? मतलब हम अभी तक अदलिया को इंडिपेंडेंट नहीं कर सके, और अगर सर इंडिपेंडेंट कर दिया काजी फायद ईसा साहब ने, तो आपके ख्याल में ये पाकिस्तान की डायनामिक्स को किस हद तक तब्दील कर सकेगा? देखिए, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट या मौजूदा हाई कोर्ट जो है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं है। कि 2.5 सालों के अंदर हमने ये सारा कुछ जो देख लिया है ना, अब एक तरफ तो कह रहे हैं ना कि एक पुराने प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या हुआ, मौजूदा के साथ क्या किया है, उनकी सियासी जमात के साथ किया है, सियासी जमात का वजूद खत्म कर दिया, उनकी खवातीन वगैरह बाकी सबके साथ जो फसाइयत हुई है, क्यों नहीं हुई है, रिकॉर्ड की बातें
اور سارا کچھ کیا پتا نہیں ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. صرف یہی نہیں ہے، ہائی کورٹس کے اندر یعنی ہم خیال ججز کی باتیں ہوتی رہی، میں اس وقت منع کیا کرتا تھا. اب کیا ہم خیال ججز نہیں بیٹھ رہے؟ اب کیا لاہور ہائی کورٹ کے اندر 5 6 7 ججز کے علاوہ کوئی کیس سننا جا رہا ہے؟ انہی کے پاس سارے کیسز جا رہے ہیں اور وہ بیٹھ کے جو یہ دیکھے نا. اور کیا سپریم کورٹ میں تو کہہ دیا آپ نے کہ ججز کی بینچ بیٹھ رہے ہیں، 3 بیٹھے فیصلہ کریں گے. ہائی کورٹوں میں چیف جسٹس کو پورا اختیار دیا ہے، اور ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ اپنے مرضی کے ججز کے پاس کیسز لگاتے ہیں. اور میں بڑی دفعہ یہ بات اٹھا چکا ہوں سامنے. ہمیں دیکھیں من حیث قوم یہ سمجھنا ہے کہ ہم اس ساری چیزوں سے کیسے نکلیں گے. اس ساری چیزوں سے تب نکلیں گے جب ہم تہیہ کر لیں گے کہ اس ملک میں آزاد اور خود مختار عدلیہ چاہیے. اور وہ ابھی تک تو نہیں. اپوائنٹمنٹ ججز کی اپوائنٹمنٹ دیکھ لینا، میں نے 62 اور 63 پہ ہم امپلیمنٹ کے لیے لکھا اس وقت کو پارلیمنٹ کو، میری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ڈیلیبریشن ہوئی، لیکن آج تک کسی نے ترتیب کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. وہ صرف رکھا ہے 45 سال کی عمر ہو اور 10 سال کا تجربہ ہو. اور نکالنے کے حوالے سے ابھی آپ دیکھیں صرف ایک ہی جج کو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے، باقی بتائیں نا ذرا کیا یہاں ہائی کورٹوں کے اندر ایسا نہیں ہے؟ یہاں جہاں تک پریشر گروپ بنے ہوئے ہیں ججز کے اپنے، میں کلب کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن مجھے ہمیں تو پتا ہے کہ کون سے ججز آپس میں بیٹھ کر ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کیا کچھ ہوتا رہا ہے. یہ جو تم سب کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں تو پالیٹکس یہاں بھی چلتی ہے، ججز میں بھی چلتی ہے. سوال بڑا واضح ہے کہ یہ موقع اب جو ہے سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں اور آ کر سپریم کورٹ طے کرے کہ نہیں جی آئندہ سے کوئی نہیں کرے گا. اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ جیسے آرٹیکل 6 لگانے کے حوالے سے آئی ہے اور اس کے بعد آرٹیکل 6 لگانے کا کوئی سوچ نہیں سکتا، تو یہاں قانون سے نہیں مسئلہ حل ہوگا. یہاں سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھ کر ایک ججمنٹ دے کر پیرامیٹر سیٹ کرے، اور وہ پیرامیٹر جب وائلیٹ کرے گا تو کنٹمپٹ ہوگا. یعنی چھوٹی سی مثال بتا دیں، ایک آپ نے اپنا ڈی سی اسلام آباد کو کنٹمپٹ میں کتنا ٹائم لگا تھا سزا دینے کے لیے، اور سسپینڈ کتنی دیر لگی ہے. آپ مثال تو دیکھیں نا، بالکل باقی تو سمجھے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب، اظہر صدیق صاحب. سر وقت ختم ہوا، اس ایشو کے اوپر تھوڑا سا مزید بھی ڈیٹیل میں بات کرنی تھی، لیکن وقت کی محدود ہونے کی وجہ سے مزید اس پہ ہم ڈسکشن نہیں کر سکے. لیکن بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، یقیناً سپریم کورٹ کے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ نئی روایت کو سیٹ کرے اور ادارے اور حکومتیں اور دیگر جو امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں ان کو اپنی اپنی حدود تک محدود کیا جائے، ورنہ عدلیہ جو ہے وہ یقیناً ان تمام شعبوں سے اثر انداز ہوتی رہے گی. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.